हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो लास्ट की क्लास में हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, एक बार वापस से मैं स्टेटमेंट दोहरा देता हूं कंबाइंड करके। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को ध्यान से सुन लीजिए क्या था। तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू multiplication of magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance, and the direction of the force is along the line joining between the charges। ठीक है, ये कंबाइन कर दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने कही, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। मैंने कहा क्या कहा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गई दोनों चार्जेस के बीच में, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगी। अब कब अट्रैक्शन और कब रिपल्शन होगा, लाइन जॉइनिंग ये है, तो इस Q2 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो तो ये होगा, और इस Q1 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो ये होगा। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, दोनों रिपेल कर रहे हैं। और अगर ये दोनों सिमिलर चार्जेस होते तो क्या होता, सिमिलर चार्जेस होते हैं तो रिपल्शन हो रहा था, लेकिन अगर ये दोनों अपोजिट चार्जेस होते तो अट्रैक्शन होता। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ था। अब हम बात कर रहे थे वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म का एक छोटा सा तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इस क्लास में पूरी तरह से हम देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है किसी भी फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स की। चलो वेक्टर फॉर्म हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं क्या मानता हूं, पहले मैं यहां पे मानता हूं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एंड y। ये इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब यहां पे दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। ठीक है ना बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1। और दूसरा चार्ज है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है RA2। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास डेल्टा R। ठीक है, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा। अगर मैं इस तरह का साइन लिख रहा हूं तो इसको मैं बोलूंगा R21 वेक्टर। सही है, 2 की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू 1। और अगर मैं ये वाला साइन लिख रहा हूं, ये वाला, तो इसको मैं बोलूंगा R12 वेक्टर। ठीक है, अब ये दोनों मैं पहले एक बार सिमेट्रिकल चार्जेस ले रहा हूं, मतलब दोनों प्लस प्लस है। ठीक है, तो दोनों प्लस प्लस है तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग मतलब ये फोर्सेस ऐसे लग गए। ये जो फोर्स लग रहा है मैं उसको नाम दे रहा हूं F21 और इसको मैं नाम दे रहा हूं F12। अब समझने की कोशिश करो ये है क्या। F21 को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। F21 इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। जब भी इस तरह की टर्म आपको दी जाए तो ध्यान रखना किस चार्ज पर लग रहा है, इस पर। कौन लगा रहा है, ये। तो फोर्स ऑन दी सेकेंड चार्ज मतलब Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, इसी प्रकार F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज। सही है, बात समझ में आ गई। चलो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं R21 वेक्टर। वेक्टर को जब भी मैं लिखता हूं तो वहां पे दो टर्म आती है,
एक आता है मैग्नीट्यूड और दूसरा आता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, सिंपल सा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस। ये जो टर्म है ना बेटा, ये वाली, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है देखो, कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 1। कौन से वेक्टर से, ये वाले से ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो डिस्टेंस होगी ना दो पॉइंट्स के बीच में। तो R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू, अब मुझे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, याद करो आपने 11th क्लास में किया होगा जरूर से। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया होगा एक यूनिट वेक्टर से, है ना। तो यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, F21 फोर्स, इस वाली डायरेक्शन में। ये वाली डायरेक्शन के सेम ही तो है। तो ये वाली डायरेक्शन में कैसे लिखूंगा, ये वाला यूनिट वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या है, R21 है। तो R21 का यूनिट वेक्टर। अब आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसे करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, ठीक है ना। बात समझ में आई ना। तो मैंने इसको और एक और फॉर्म लिख दी, R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो फोर्स कितना आ गया बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, R21 वेक्टर, क्यूब हो गया ना, क्यूब। इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा फोर्स को, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये इतनी बड़ी टर्म्स आपके काम नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं आपको। ये जो टर्म है आपके काम नहीं आएगी। जस्ट इसका एक एग्जांपल मैंने 3rd क्लास के लास्ट क्वेश्चन में लिया था। आपको ध्यान से देखो, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने नेगेटिव माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट कर दी थी डायरेक्शन को, माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट कर दिया था डायरेक्शन को, केवल इतना सा। तो इतनी बड़ी टर्म्स थोड़ी लिखी थी। ये तो केवल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस देकर के केवल ये का ये फॉर्मूला पूछ लेता है, केवल इसलिए मैं बता रहा हूं ये चीज तो आपको, ठीक है। अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी मैं बताऊंगा इसको बिल्कुल कंक्लूड करके बताने वाला हूं मैं अभी इसको थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखो पहले इसको फॉर्म को देख लो। इसी प्रकार हमने F21 निकाला, F12 कैसे आएगा, F12 वापस से वही मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो F12 की जो डायरेक्शन है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये F12 है ना। F12 की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, मतलब अब मैं डिस्टेंस कौन सी लिखूंगा, डिस्टेंस तो चाहे R21 का मैग्नीट्यूड लिख दो चाहे R12 का मैग्नीट्यूड लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं R12 का मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट यहां कर रहा हूं। तो R12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, ध्यान से देखो डायरेक्शन ये रही, यूनिट वेक्टर R12 कैप। वापस से जब मैंने इसको यही चीज लिखी तो यहां पे कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ये चीज आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखो ये टर्म है, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये केवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो जनरली हम बताते ही नहीं है ये वाली, हम डायरेक्टली आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि या तो 12th बोर्ड की एग्जाम में वेक्टर फॉर्म में पूछा जा सकता है या फिर केवल ऑप्शंस में देकर के पूछा जाता है। अभी मैं बताता हूं इसको यूज कैसे करेंगे। एक चीज यहां से और निकल करके सामने आ रही है, देखो क्या, इसको मैं हटा देता हूं एक बार।
ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है, देखो R21 R12 वेक्टर, हमें पता है R21 जो वेक्टर होता है वो होता है R2 माइनस R1 और R12 वेक्टर होता है R1 माइनस R2। देखो ये थोड़ा सा 11th क्लास का है, ठीक है, 11th क्लास का मैं चीज कुछ काम ले रहा हूं यहां पे, तो वेक्टर टॉपिक का है ये सब कुछ चीजें, ठीक है ना। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इधर है R2 माइनस R1, इधर है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, क्या दिक्कत है, ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में आ गया, इसका मतलब माइनस R21 वेक्टर R12 वेक्टर, ठीक है ना, ये आ गया। तो यहां पे और यहां पे केवल मैग्नीट्यूड का फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड R12 इज इक्वल्स टू R21, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन केवल और केवल क्या फर्क आ रहा है बेटा, वेक्टर का थोड़ा सा फर्क आ रहा है। इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो F21 वेक्टर इज माइनस ऑफ F12 वेक्टर, ये मैं लिख सकता हूं कंक्लूड करके, F21 वेक्टर इज माइनस F12 वेक्टर। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, एक्शन रिएक्शन का नाम सुना है कभी आपने 11th क्लास में, लॉज ऑफ मोशन में। इससे यह पता चल रहा है कि जो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही तो मैं लिखते आ रहा हूं अभी तक, ध्यान से देखो डायग्राम में क्या बनाते आ रहा हूं, ये डायग्राम बन रहा है अपना, ठीक है, देखो ध्यान से, ये मैंने बोला Q1 दिस इज Q2, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा और इस पर इस तरफ, और F। अब मैं बड़ी बड़ी टर्म्स ऐसा नहीं लिख रहा, F21 F12 ये लिख भी दे तो क्या दिक्कत, समझ में आई जी, बिल्कुल समझा ही दिया है आपको, ठीक है। तो जो फोर्स पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पर लगा रहा होगा, वही सेम फोर्स दूसरा वाला चार्ज पहले वाले चार्ज पर लगा रहा होगा। दिस इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब थोड़ा इसको कंक्लूड करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, देखते हैं वेक्टर फॉर्म सिंपल टर्म्स में। ये थोड़ा सा डेरिवेशन हमने कर लिया, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज भी हुए होंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, इतना नहीं। अब देखो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, एक्चुअल जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, Q1 Q2। देखो बेटा, जब भी मैं इसके कारण R डिस्टेंस पर फोर्स लिखूंगा, इस पर लगने वाला, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स लिखूंगा वो लिखूंगा F, और F कितना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब डायरेक्शन जो मैं लिखूंगा ना, वो क्या लिखूंगा, R कैप, ये डायरेक्शन लिखूंगा सिंपल सी R कैप। इसका मतलब क्या है, दिस इज रेडियल डायरेक्शन। रेडियल का मतलब समझ रहे हैं, सोचो अगर इसको मैं सेंटर मान करके ऐसे एक स्फीयर बनाता, ऐसे एक स्फीयर बनाता, अगर मैं इसको सेंटर मान करके, हाँ है ना, ऐसा अगर मैं एक स्फीयर बनाता इसको सेंटर मान करके, तो ये रेडियस हो गई। तो डायरेक्शन क्या हो गई, इस रेडियस की डायरेक्शन में ये होता है रेडियल वेक्टर। इसी प्रकार सोचो अगर चार्ज यहां पे होता
यहां पे होता चार्ज तो मैं इसकी डायरेक्शन लिखता रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में। अगर चार्ज यहां पे होता तो इसकी डायरेक्शन लिखता मैं इस डायरेक्शन में, आर। बात समझ में आई? Q2। याद करो लास्ट क्वेश्चन में हमने यही डायरेक्शन इंक्लूड की थी, माइनस ऑफ जे कैप, है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये एक सिंपल टर्म है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से हम ये वाली टर्म काम लेंगे। इसी प्रकार इसके कारण इस पर एक फोर्स लगता तो वहां पे मैं ये वाला सर्कल बना देता ऐसे, तो डायरेक्शन क्या हो जाती? ये वाली हो जाती। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो ये होता है रेडियल वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल वेक्टर। ठीक है, वापस से सुन लो कंक्लूजन इसका। कंक्लूजन, अगर ये वाला चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो ये होगा, और कितना होगा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया? R कैप। ऐसे लिखूंगा मैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, जो यहाँ पे बताई आपको डिटेल में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा सिंपल सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, ताकि आपको इसकी डायरेक्शन समझ में आ जाए एक बार। ठीक है ना? एक सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चार्ज ओरिजिन पर है और दूसरा जो चार्ज है वो 1,1 पर है। टू चार्जेस आर फिक्स्ड एट 0,0 एंड 1,1. Find the force and direction of the force on 1,1 charge. मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है कि इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखें, फोर्स का मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है बेटा? डिस्टेंस है किनके बीच में? इन दोनों चार्ज के बीच में। तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x, y की पॉइंट x, y है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालेंगे बेटा? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाती है ओरिजिन से? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे डिस्टेंस कितनी हो गई? x की जगह 1, y की जगह 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स √2। ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, √2 ये डिस्टेंस हो गई। तो ये मैंने लिख दिया फोर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो गया 4.5 9/2 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर न्यूटन। इतना फोर्स लग गया है। अब बात आती है किसकी? डायरेक्शन की। तो ध्यान से देखो डायरेक्शन की। अब बात आती है किसकी? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन क्या लिखूंगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? अगर मुझे वेक्टर दिया हुआ है तो कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट को O मान लिया, इस पॉइंट को A मान लिया, तो
तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, तो ओ ए वेक्टर कैसे लिखा जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया था अभी थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, डिवाइड कर देंगे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो कितना हो गया बेटा डायरेक्शन हो गई ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, और यूनिट वेक्टर आई प्लस जे अपॉन अंडर रूट 2 यहां लगा दो। तो नेट फोर्स कितना हो गया 4.5 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर आई प्लस जे अपॉन रूट 2, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में आंसर। ठीक है, तो ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आपका 11th क्लास का रिवीजन भी नहीं है तो आप भी उसको भी समझ पाए, इसलिए केवल यही रीजन है इस चीज को करने का, नहीं तो इसको मैं नहीं करता। क्वेश्चन केवल 2 स्टेप का है और कुछ नहीं है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिट वेक्टर। दिस क्वेश्चन केवल और केवल 2 स्टेप का है। ठीक है, तो ये आ गए मेरे पास। नेक्स्ट, तो ये था बेटा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये क्या था, कूलम्ब्स लॉ था। नेक्स्ट, अभी तक ध्यान से देखो, हमने केवल 2 चार्जेस के सिस्टम की बात की है, 2 चार्ज सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने ओनली 2 चार्ज सिस्टम की बात की है। मान लो कहीं 3 चार्ज आ जाए, 4 चार्ज आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इस तरह से बहुत सारे चार्ज अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो आता है अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपल सा है। देखो, अगर एक चार्ज, देखो ये वाला चार्ज है Q1, ये वाला चार्ज है Q, लेट अस अज्यूम दिस चार्ज इज Q1 और दिस चार्ज इज Q एट ए डिस्टेंस R1। तो देखो, इसके कारण इस चार्ज पर जो फोर्स आया वो इधर की तरफ आया क्या, इसको मैंने लिख दिया F1, कितना आया K Q1 Q अपॉन R1 स्क्वायर, और डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी, इसलिए इसको मुझे आगे डायरेक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो और डायरेक्शन को पहचान पा रहे हो तो साथ में वेक्टर मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और वेक्टर मत ही लिखो। आपको क्या करना है बेटा, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखना है और उसकी डायरेक्शन की पहचान करनी है। अब मान लो ये जो फोर्स आया वो केवल इस चार्ज के कारण आया है। मान लो यहां पे दूसरा चार्ज हो Q2, तो इस चार्ज से इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा, अब इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग यही होगा क्या, F2, लेट्स अज्यूम डिस्टेंस इज R2, कितना हो गया K Q2 Q अपॉन R2 स्क्वायर, डायरेक्शन आपने लिख दी। इसी तरह से मान लो यहां पे तीसरा चार्ज है Q3, कहीं पर भी हो मुझे मतलब नहीं है, खाली लाइन को ज्वाइन करना है, कहीं पर भी हो मुझे मतलब नहीं है, केवल कूलम्ब्स लॉ का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्ज। तो F3 ये आ गया K Q3 Q अपॉन R स्क्वायर R3 स्क्वायर। इस तरह से बहुत सारे चार्ज होंगे तो हम फोर्सेस की सभी की डायरेक्शन लिख देंगे। Q4 हुआ, Q5 हुआ, जितने चार्ज देने हैं उतने दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, कितने भी दे दो, हम आराम से फोर्स लिख सकते हैं। अब बात आती है क्या, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस चार्ज पर, इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा। मैं केवल इस चार्ज पे बात कर रहा हूं, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, इस पे भी ऐसे ही लग जाएंगे, इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, मैं केवल और केवल इस चार्ज की बात कर रहा हूं। फोर्स
एक्टिंग ऑन चार्ज Q। मैं इसकी बात कर रहा हूं खाली, इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो Fn कितना हो जाएगा, वेक्टर समेशन हो जाएगा किनसा, इन सभी फोर्सेस का, मतलब F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एंड सो ऑन, इस तरह से ये हो जाएगा इन सभी चार्जेस के कारण वेक्टर समेशन। ठीक है, वेक्टर समेशन हो जाएगा सभी के कारण, इंडिविजुअल सारे फोर्सेस के कारण वेक्टर समेशन हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो भाई। ठीक है, अगर सारे चार्जेस देखें, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा, जैसे मैं मानूं कि 3 चार्जेस इस तरह से ट्रायंगल पर सिचुएटेड हैं भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर है 3 चार्जेस। अभी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक बार ध्यान से देख लो। तो इस वाले चार्ज पर फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C, A, B, C। तो पहले ध्यान से देखो, इस चार्ज पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगाएंगे, एक तो ये और एक ये। देयर आर 2 चार्जेस जो कि इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएंगे। इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ये हो गया F1, और इस चार्ज के कारण ये हो गया F2। हाँ है ना, 2 फोर्सेस हो गए क्या? अरे बात समझ में आ गई क्या? हाँ है ना? अरे बोलो भाई। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करेंगे। और वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, 11th क्लास में पूरा सिखाया गया है। 11th क्लास में पूरा वेक्टर पढ़ते हो ना, सेम वही। ठीक है, आप चाहो वेक्टर एडिशन आपको नहीं आता तो मैं क्या करता हूं, आपको वेक्टर एडिशन के टॉपिक अवेलेबल करवा देता हूं। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना भाई, पूरे चैप्टर को। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं वेक्टर एडिशन। अभी कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो वेक्टर को ऐड करना। तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप एक बार रिवाइज कर ले वेक्टर को कैसे ऐड करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, सही है। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट बात हम करते हैं टाइप ऑफ द चार्जेस या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो हम क्यों बता रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ध्यान से देखना। जैसे मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक तो होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो एक मैं वायर ले लूं और उस वायर, जैसा कि ये वाला वायर है अपने पास, जैसे एक मैं वायर ले लूं और इस वाले वायर पर मास है, तो ये लीनियर मास है। अगर इसकी थिकनेस बहुत कम होगी तो ये मास जो है वो बिल्कुल लीनियर मास है। तो एक तो हो जाएगा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मास एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं बोलूं कि मास एक प्लेन पर डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे शीट पर, जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास है, तो फिर हो जाएगा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा मैं बोलूं कि मास जो है वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है। जनरली आप ये तो बहुत ही ज्यादा काम लेते हो, ये वाली टर्म्स कम काम लेते हैं। वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, फटाफट से बोलते हो क्या, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो क्या है बेटा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम जो आप बोलते हो, ये हो गया। मतलब आपने क्या माना है, वॉल्यूम माना है। मतलब आपने माना है कि मास जो है वो वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसी प्रकार चार्ज जो होते हैं
वो, ठीक है, चार्ज जो होता है वो भी 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम ज्यादातर बात करेंगे डेंसिटी की। मैंने क्या कहा, ये एक लाइन है, लीनियर ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा से रिप्रेजेंट की जाती है जनरली लैम्बडा, और ठीक है, लैम्बडा से रिप्रेजेंट की जाती है। तो सोचो लैम्बडा का मतलब क्या हो गया, लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कहां पे, लेंथ, यूनिट लेंथ पर। तो चार्ज, दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। लैम्बडा का मतलब क्या हो गया, चार्ज प्रेजेंट ऑन दी यूनिट लेंथ ऑफ दी वायर। तो इसका मतलब सोचो अगर इसकी लेंथ L है और टोटल चार्ज इस पर Q है, तो मैं क्या बोल दूंगा, Q बराबर, सॉरी, लैम्बडा बराबर Q चार्ज इज प्रेजेंट ऑन L लेंथ। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, Q अपॉन L, ठीक है, बात समझ में आई। तो Q बराबर कितना हो गया, लैम्बडा इंटू L। कई बार इसको हम आगे डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब इस वाले वायर की लेंथ है dl, स्मॉल लेंथ इज dl, और इस पर चार्ज प्रेजेंट है dq और चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, तो q की जगह dq। dq चार्ज कितने पर प्रेजेंट है, dl पर, लैम्बडा इंटू dl, ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, dq बराबर लैम्बडा इंटू dl, ठीक है भाई। क्या हुआ, यहां पे L लेंथ पर Q चार्ज प्रेजेंट है तो Q बराबर लैम्बडा L, वहां पे DL लेंथ पर DQ चार्ज प्रेजेंट है तो DQ बराबर लैम्बडा DL, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट चार्ज डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लीनियर डेंसिटी है उसी तरह से सरफेस, एक मैं आपको बोलूं सरफेस कहां काम आती है, जहां आपको डिस्क दी जाए, क्योंकि डिस्क का वॉल्यूम नहीं होता है, थिन डिस्क, पतली डिस्क, थिकनेस जिसकी नेग्लिजिबल है, उस डिस्क का वॉल्यूम नहीं होता है, प्लेन होता है। या फिर हॉलो स्फेयर आपको पूछा जाए, हॉलो स्फेयर, हाँ है ना, हॉलो स्फेयर की अगर मैं बात करता हूं तो हॉलो स्फेयर का जो मास चार्ज प्रेजेंट होता है वो कहां होता है, केवल उसके पेरीफेरी पर, ठीक है, अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अंदर कौन से में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्फीयर में, ठीक है। हालांकि चार्ज के टर्म्स में इसको हॉलो और सॉलिड नहीं बोलेंगे, ये टर्म याद रखना, मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं बता रहा हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे मान लो सरफेस पर, ये मैंने एक सरफेस बनाई और यहां पे चार्ज प्रेजेंट है, इसको मैं क्या कहूंगा, चार्ज प्रेजेंट है सरफेस पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा बराबर कितना हो गया बेटा, Q अपॉन एरिया A। Q बराबर कितना हो गया, सिग्मा इंटू A। ध्यान से देखो, इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। Q बराबर कितना हो गया, सिग्मा इंटू A, ठीक है, बात समझ में आई। अगर एलिमेंटल सरफेस ले ली जाए, फॉर एलिमेंटल सरफेस ऑफ एरिया dA, चार्ज dQ इज सिग्मा इंटू D, ये हो जाएगा, हाँ है ना।
तो ध्यान रखना ये वाली टर्म्स है ना, मैं काम लूंगा, अभी रुक जाओ आप, देखो ये पूरे चैप्टर में काम आएगी। अभी तो चैप्टर शुरुआत होने लगा है, अभी तो चैप्टर की जस्ट शुरुआत हुई है, मैं बता रहा हूं। अभी चैप्टर मतलब शुरुआत हुआ है, ऐसे मान के चलो। ऐसे नहीं कि ये 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ये 4th लेक्चर है, तब जाके मैं बोल रहा हूं चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ये तो कम से कम भी 25 लेक्चर चलेगा आपके, ये वाला चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, मजाक नहीं है। इसी तरह लास्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, लास्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज जब प्रेजेंट हो किसी वॉल्यूम में, जैसे कि स्फीयर, तो जैसे स्फीयर यहां पे चार्ज प्रेजेंट है, मैंने ऐसे मान लिया इस तरह से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मैंने क्या बोला, मैं ये बोला कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिफाइन की जाती है, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो बराबर मैं क्या बोल दूंगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट देखो कूलाम पर मीटर क्यूब। तो रो का मतलब हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब, वो आपको बोल देगा, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि चार्ज डेंसिटी है कौन सी है, लीनियर है, वॉल्यूम है। यूनिट दिया हुआ होगा कि हाँ ए वायर हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ 5 कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर देखो यूनिट, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज दे रहा है वो, ठीक है, बात समझ में आई। फॉर एलिमेंटल वॉल्यूम dV charge is dq, so we can write dq is equals to rho dV, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था चार्ज डेंसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटीज, ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। तो आज की क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देख लिया, फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लिया, और फिर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली। तो आज की क्लास कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेसिस थी। नेक्स्ट क्लास में जो आज हमने पढ़ा है ना कूलम्ब्स लॉ, उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब वो क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं होंगे कि 2 चार्ज दे रखे हैं और आप फोर्स कैलकुलेट करो, अरे नहीं, अब 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज इस तरह से दिए होंगे और आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।